शुक्राना गुरुजी आपका। आपने मेरे को और मेरी वाइफ मंटी को दोनों को अपॉर्चुनिटी दी आज का सत्संग करने के लिए। मैं पूरी संगत को प्रणाम करते हैं, हम दोनों मिलके आपका शुक्रगुजार करते हैं। ये सत्संग थोड़ी देर मैं करूंगा और फिर थोड़ी देर आंटी करेंगे मेरे पास। गुरु 2003 में हम पहली बार गुरुजी से मिले। पहले मेरी आंटी वाइफ मिली, उनको मेरी भाभी जो पहले से जाती थी गुरुजी के पास, उनके साथ जाके 2 बार ये होके आए गुरुजी के पास। फिर उन्होंने मेरे को भी बताया, पूछा कि आप जाना चाहोगे? मैं कि हाँ जरूर जाना चाहेंगे। तो फिर मैं भी इनके साथ गुरुजी के पास गया। वहां जिस दिन गुरुजी के पास गए अंपायर स्टेट में, गुरुजी अपने कमरे में ही थे, अभी तक बाहर अपने सिंहासन पे नहीं आए थे। और मैं सब मत्था टेक रहे थे गुरुजी के सिंहासन को, मैंने भी टेका और बैठ गए। अब मेरे से क्रॉस लेके ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, और वहां पे संगत ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी करने के लिए सबको थोड़ा और पीछे इकट्ठा कर रहे थे। और गुरुजी का मुझे पता नहीं था कब निकलेंगे, बाहर आएंगे। तो मैं उठ के आगे बरंडे में बैठ गया, लाते सीधी करके बैठा रहा। वहां पे गुरुजी आए, कीर्तन चल ही रहा था। बाद में लंगर का टाइम आया, मैं तो बाहर ही था। तो शिफ्ट, आपको मालूम है अंपायर स्टेट में शिफ्ट में लंगर होता था। तो पहली शिफ्ट में मेरी आंटी और साथ में मेरा बेटा, पहली शिफ्ट में ही इन्होंने लंगर खा लिया। और बाहर आए तो मेरे को बोलते आपने लंगर नहीं लेना? मैं क्या नहीं, अब ठीक है, कोई जरूरत नहीं लंगर। तो ये गए हाथ धो के। बाद में गुरुजी से आज्ञा लेने का टाइम आया, तो मुझे कहते चलो गुरुजी से आज्ञा ले लें, मत्था तो टेक दें गुरुजी को। मैं क्या टेक तो दिया था जब आए थे कुर्सी को। कहते गुरुजी नहीं थे उधर। मैं कहता तो क्या हो गया, अगर कुर्सी को भी गुरुजी की जगह मान के मत्था टेका तो गुरुजी को मत्था टेका गया। मैं नहीं जा रहा अंदर, क्वाइट होस्टाइल। तो ये गए अंदर, इनको वहां जाके गुरुजी ने बैठा लिया, बैठ जाओ कहते। मैं बाहर खड़ा टेलीफोन कर रहा था अपने घर में सेवादार को कि भाई मैंने लंगर नहीं खाया, तो मैं घर में आके खाना खाऊंगा, मेरे लिए खाने का हॉटकेस में बनवा के कुक को बोलो हॉटकेस पे रख देगा। मैं बोल ही रहा था जबकि मेरी नीस बाहर आई जो हमारे साथ गई थी, और मुझे कहती आपको गुरुजी ने बुलाया। मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया? जरूर तुम्हारी आंटी ने बोला होगा, गुरुजी के बाहर खड़ा है। कहते नहीं, गुरुजी कहते जर्नैल कितने है, बाहर खड़ा है, बुलाओ उनको। अपने आप ही मालूम था कि मैं आया हूं और बाहर खड़ा हूं। मैं अंदर आया, जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहना हुआ था, बाल कटे हुए, सिर पे पगड़ी नहीं। तो किसी भी लिहाज से मैं जनरल नहीं लग रहा था, कैजुअल ड्रेस में से। पर जैसे ही गुरुजी को मत्था टेकने लगा तो कहते जनरल संधू? मैं क्या हाँ जी। तो आमट को ईगो बहुत होती है? मैं नहीं गुरुजी ईगो तो है नहीं। नहीं ईगो बहुत होती है। संधू ते जटा ने मुरासी होंगे, बोल दे बहुत है। मैं गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, पर मैं क्या बोले इनको। स्माइल कर गया, चुप कर गया, मैं जोड़ रहे थे मेरे। फिर मेरे को कहते सिद्धू कुरम्स ट्विंस, उनको मुझे बता रहे थे कि उनको मालूम है कि मेरा जो दामाद है वो ट्विन है, ट्विन में से एक है, और वो अपना सिद्धू है और सेक्टर 16 चंडीगढ़ में रहते हैं, इतना तक उन्होंने बताया। फिर कहते बैठो, बैठ गए। उस दिन से बैठे, अभी तक गुरुजी के पास ही बैठे हैं। ये तो मेरा पहले दिन का इंट्रोडक्शन था। फिर गुरुजी के पास जाने लगे, चारों दिन जाते थे। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि लेडीज का किंतु परंतु बड़ी जल्दी खत्म होता है।
लेकिन आदमियों को टाइम लगता है, और बात भी सही है। अब मेरे को मेरे फादर जो राधा स्वामी थे उन्होंने बताया हुआ था कि गुरु को ना टेस्ट करना चाहिए कि सही है भी या नहीं। तो मैं उधर बैठे बैठे सोचा, गुरु जी से बात नहीं की, अपने मन में सोचूं, अगर आप सच में सही गुरु हो तो मेरा वो 5 लाख रुपया बिल्डर के पास फंसा हुआ है, जो ना बिल्डिंग बना रहा है ना इसको क्या कहते हैं वापस कर रहा है, अब वो मेरे दिला, फिर मैं मान जाऊं कि आप सही गुरु। तो ये मेरे दिमाग में बात चलती थी। और उधर जाते रहे गुरु जी के पास। वहां पे जी रोज सत्संग, शाम को जब लंगर के बाद गुरु जी ने बैठा लेना, फिर किसी न किसी को बोलना चलो तुम इनको सत्संग सुनाओ, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में सत्संग सुनाते थे। वो सत्संग 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता सुन के मेरे अपने आप ही दिमाग पे ख्याल आया कि भाई तूने क्या मांग लिया गुरु जी से 5 लाख रुपए। तो गुरु जी तो तेरे को पौजल पार करा के ऊपर मतलब कल्याण करवा सकते हैं, ऊपर मतलब वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस दुनिया में, तूने क्या मांग लिया। फिर मैं वहां बैठे बैठे अपने मन में कि गुरु जी मुझे 5 लाख भी चाहिए, बस आप मेरे को पौजल पार करा देना। तो यही मेरे मन में बात चलती रहती थी। अच्छा, दूसरी बात, इनको सबको खुशबू आती थी। गुरु पहले दिन से मेरे बेटे को, मेरी वाइफ जब भी अंदर जाते थे इनको खुशबू आती थी गुरु जी की, मेरे को नहीं आती थी। इनको अंदर घुसते ही खुशबू आती थी एम्पायर स्टेट में। जब मैं ऐसे सोचने लग गया कि मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, कुछ नहीं, फिर एक दिन मेरे को गुरु जी से संगत के बाद में शाम को रात को घर आए 1-1:30 बजे। तो फिर मैं बिस्तर में लेटे लाइट वाइट बंद करके, एकदम मेरे को खुशबू आनी शुरू हुई, और बड़ी स्ट्रांग खुशबू गुरु जी। वो पहली बार खुशबू आई। गुरु जी ने अभी हम बना हाइंडसाइट पे देखें तो गुरु जी ने कहा चल अभी रास्ते पे आ रहा है, इसको ब्लेसिंग दे ही देते हैं, खुशबू ब्लेसिंग। वो ही नहीं, उन्होंने मेरा पौजल भी पार करा दिया। सुपने में एक और अपनी संगत साथ में थी, गुरु जी मैं कहीं पानी के किनारे पे बैठे हैं, और थोड़ी देर के बाद गुरु जी कहते हैं चलो पानी, चलो पार चलिए। हम चले गए पानी में, पड़ा, मुझे पता ना लगे, डार्क नाइट, पता ना लगे क्या समुंदर है, क्या है, या इसको क्या कहते हैं, दरिया है। तैरते रहे गुरु जी के पीछे पीछे, और दूसरी तरफ पहुंचे तो जमीन पे पहुंचे दूसरी तरफ, और उतर के जब चलने लगे तो देखा कि दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर लगता होगा, सिलुएट है किसी शहर का, टोटली गोल्डन, ब्राइट गोल्डन लाइट आ रही उससे। मैंने कहा कुछ नहीं, तब तो कुछ नहीं ध्यान आया, बाद में ध्यान आया कि गुरु जी ने पौजल पार करा दिया था। पर उससे आगे फिर मेरे को याद नहीं, या तो आगे लेके नहीं गए या मेरे को उससे आगे याद नहीं। बस इतना याद है कि स्विमिंग करके पार करके आगे देखा तो दूर 1-2 किलोमीटर आगे सिलुएट, जिसमें पूरा ऐसे लग रहे थे मकान है, घर है, और टोटली गोल्डन कलर। इतना ही नहीं, वो गुरुजी ने 5 लाख रुपए भी दिलवा दिए। वो अगली बार मैं चंडीगढ़ आया तो हर बार जब भी चंडीगढ़ जाता था तो उसको बिल्डर के पास जाते थे कि भाई क्या कर रहा है तू, पैसे कब दे रहा है। तो अब की बार उसने बोला जी दे देंगे आपके पैसे, 1 हफ्ते में दे दूंगा मैं। हर बार ही ऐसे बोलता था। मैं क्या चलो एक बार और देख लेते हैं। मैं क्या ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद मैं कहीं साउथ इंडिया में सिकंदराबाद वगैरह कहीं गया हुआ था ड्यूटी पे, तो उसका टेलीफोन आया कि ये आपके पैसे तैयार हैं, बताओ कैसे देने हैं। मैंने कहा कितने दे रहे हो। कहता जी 5,30,000, 30,000 में आपको डैमेजेस दे रहा हूँ साहब। वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है, मेरा ब्रदर इन लॉ आएगा, उसको आप बैंक ड्राफ्ट बना के दे दें, वो मेरे बैंक में जमा कर। तो ऐसे गुरुजी ने इधर से निचोड़ के कैसे खड़ा के कैसे ब्लेसिंग्स दी, कैसे आगे लेके गए। पर किंतु परंतु पूरा अच्छी तरह से दूर भी हो गया। दूर खैर पहले ही हो गया था जब मैं खुद ही कहने लग गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं।
मतलब गुरुजी से वर्बली कभी कुछ नहीं मांगा, हम जाते थे, बैठते थे, तकलीफें थी, कुछ भी थी, पर गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रही, सबके साथ रहती। जो भी गुरुजी का भगत बन जाता है, ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की रहती है, उनका एक हाथ हमारे ऊपर होता है। हमारा चंडीगढ़ में क्रॉस रोड्स के ऊपर रात के टाइम जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। हम कार में थे, जन में, छोटी कार में, और एक साइड से क्रॉसिंग के ऊपर 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे आके एम्बेसडर हमारी गाड़ी में लगी। इतनी लगी कि हमारी कार कुछ 4-5 फुट एक तरफ को खिसक गई, स्लाइड कर गई। हम 4 लोग थे उस कार के अंदर, मैं, आंटी और एक मेरा ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ। चारों में से किसी को कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। जैन का रिपेयर भी, जिसकी एम्बेसडर थी, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने ही उसकी रिपेयर करवा दी, हमारा उस पर भी कुछ नहीं लगा। ये है गुरुजी की महिमा, उनकी दया थी। यही नहीं, इसके बाद एक बार और एक्सीडेंट हुआ, आंटी चला रहे थे, उसके अलावा आंटी को हील किया 1-2 बार। ये चीजें मैं अभी नहीं बोलूंगी, इनके बारे में आंटी खुद बताएंगे। और उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ रही है हमेशा। हमारा घर बन रहा था, तो जब भी हम जाते थे तो गुरुजी आंटी को पूछते थे, मेरा कमरा तैयार हो गया? हम कहते, गुरुजी पूरा घर आपका है, तैयार कर रहे हैं, आपके लिए ही है। तो एक दिन गुरुजी पति के लिए आए, कॉलेज का उद्घाटन करना था। हम नहीं आए साथ, हमें नहीं लेके आए, बद्दी आए, और बद्दी आने के लिए उनको जीरकपुर से निकलना पड़ता है, तो हमारा घर बिल्कुल रोड के नजदीक की कॉलोनी है, सिल्वर सिटी। तो यहां से निकल के गए, वापसी भी गए, वापस इसी रास्ते से जाना था। तो अगली बार गुरुजी को मिले जाके, तो आंटी को कहते, मैं तेरा घर ब्लेस करके आ गया, खड़ा होके ब्लेस किया। फिर मेरे को पूछते हो, तेरा गुआंढी कौन है, फिर नेबर कौन है? मैं कहा, गुरुजी वो जनरल ढिलन है, मेडिकल कोर्ट। वो थे नहीं जिथे तेरा घर बन रहा। उनको ये पता था कि एक तरफ एक नेबर है, दूसरी तरफ कोई नहीं है। फिर मैंने उनको बताया, जी वो तो अग्रवाल जी है। इसी तरह बातें करते आंटी ने बोला, गुरुजी घर के पीछे खेत है, हमारे घर की बाउंड्री वॉल के पीछे खेत है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो स्माइल करके कहते, खरीद लेने सी, साथ ही कहते, पटवारी नहीं बने। उनको ये मालूम था कि जो पीछे हमारे घर के साथ लगता खेत है, हमने एक खेत खरीदने की सोची थी, बड़ा जोर लगाया जिसका खेत था, लेकिन उसने बेचा नहीं। वो रिटायर्ड पटवारी था, उसने नहीं बेचा। तो गुरुजी को यह भी मालूम था कि पटवारी माना नहीं बेचने के लिए। ऐसे गुरुजी कॉन्फिडेंस भी देते थे और आपका ध्यान भी रखते थे। अब यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके। गुरुजी के समाधि लेने के बाद हम चंडीगढ़ आए, घर तकरीबन बन ही गया था घर उसका। छोटा मोटा पेंटिंग का काम चल रहा था, वो खत्म हो गया था, बल्कि सब कुछ घर पूरा तैयार हो गया था जब गुरुजी ने समाधि ली। और लेकिन क्योंकि गुरुजी ने समाधि ले ली, तो मेरे जो मिस्त्री थे बारी बारी आए, जिनको पता लगा, क्योंकि मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता रहता था, तो आके अफसोस करने आते। जो पेंटर था वो मुसलमान था, वो मेरे को कहता, जी आपके गुरुजी बहुत महान आदमी। मैंने कहा, भाई तुम तो गुरुजी को मिले ही नहीं। कहता, मिला हूं जी। हमने कहा, तुम कैसे मिल गए? कहते, जी आपके घर में मैंने फोटो देखी है, और गुरुजी यहाँ आए थे जब हम पेंटिंग कर रहे थे जिन दिनों। ये वही टाइम है जब वो गुरुजी बद्दी से आए। कहते, यहाँ गेट पे खड़े हुए, कार से उतरे, उन्होंने पूछा, जनरल संधू किधर है, दिल्ली है? हमने कहा, हाँ जी। कहते, अच्छा ठीक, और फिर बैठ के चले गए। ये है हमारे गुरुजी। उनका तो जगह जगह पे सत्संग इतना, मतलब कुछ न कुछ उनका नई नई बात इतनी है बताने वाली। उनके समाधि के बाद, मैं सिर्फ मोटी मोटी जरूरी बातें बता रहा हूं। उनके समाधि के बाद भी आप सब जानते हैं, उनकी हाथ हमारे ऊपर ही है, हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग हांगकांग गए, मैं रिटायर हो चुका था फौज से।
हांगकांग में मेरी बेटी और दामाद रहते थे, तो उनके पास गए। तो पीछे घर खाली रहना था, चाहे गोरखा नौकर था, बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं, 18-20 साल का। हमने कहा कोई जिम्मेवार आदमी अगर रह जाए तो अच्छा है। हमने गांव से पता किया तो उन्होंने, एक बुजुर्ग आदमी थे चोपड़ा साहब, वो आते मिलते रहते थे, बड़े शरीफ सीधे भगवान का नाम लेने वाले आदमी, एजुकेटेड, कल्चर्ड, वेरी वेल। वो कहते जी मैं अकेला हूं, मैं वहां जाके रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम। तो वो आके उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया हमारे घर में। सारा बंदोबस्त उनके लिए करके गए। गोरखा तो था ही खाना वाना बनाने के लिए, उनकी पूरा ध्यान हुआ। और हम चैन से गए अपना हांगकांग। 10-12 दिन के बाद जो मेरा गोरखा था, उसके फादर ने, उसका मेरे पास टेलीफोन नंबर था, उसकी मैसेज आई, SMS, कि जी आपके सर्वेंट को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने, गोरखा है, गरम दिमाग के होते हैं, लड़पड़ा होगा किसी के साथ, पुलिस ने पकड़ा होगा, चलो कोई बात नहीं। मैंने अपने भतीजे को टेलीफोन किया चंडीगढ़ में, मैं कहा बेटा ऐसे है तो उसको देख लो, उस पर जाके छुड़वा लो, ले आओ उसको निकाल के। तो वो गया, तो वो फिर आके मेरे को रिंग करता, जी वो तो बात ही कुछ और है। मैंने कहा क्या बात? कहते जी वो गोरखा तो उधर ही है, वो जो चोपड़ा साहब आपके पास रहते थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, विजिलेंस डिपार्टमेंट या पता नहीं कौन से इंटेलिजेंस वाले। और वो कहते हैं कि इनका टेररिस्ट के टाइम में, पंजाब टेररिस्ट के टाइम, टेररिज्म के टाइम में इनका उनके साथ संबंध था, तो वो इनको उठा के ले गए। मेरे को नंबर दे गए थे गोरखे को कि साहब को बता देना, इस नंबर पे कुछ पूछना तो पूछ लें। मेरे तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। क्या यार, हम 3 स्टेटों में, पंजाब, कश्मीर, असम, 3 स्टेटों में हम अतवादियों के साथ लड़े हैं, उनके साथ जान पे बाजी लगाई है। और हमारे ही घर में टेररिस्ट पकड़ा जाए या टेररिस्ट का सपोर्टर पकड़ा जाए, तो मैं कही ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और प्लस कल को अखबार में, न्यूज में, टीवी पे जनरल साहब के घर में टेररिस्ट पकड़ा गया, जनरल साहब का लिंक है टेररिस्ट के साथ। और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ दिया हमने, फोटो साथ रखते ही स्वरूप उनका रहता ही था। लेकिन गुरु जी ये क्या हो गया, हम कुछ करते रहे हैं और ये तो हमारे सारे किए गए पे पानी फिर रहा है। क्या इतना ही और क्या करते? गुरु जी से ये रिक्वेस्ट ही कर सकते कि देखिए गुरु जी, आपके साथ, हम आपके टाइम में क्या हो रहा है हमारे साथ, करो। तो अगले दिन मैंने फोन किया अपने भतीजे को, मैं कहा यार पता कर उसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो कहता जी इंटरनेट के ऊपर जाओ और चंडीगढ़ ट्रिब्यून खोलो और आपके बारे न्यूज है, पढ़ लो उसको। तो मैंने खोला, उन्होंने उसको हमारे घर में पकड़ा हुआ ही नहीं दिखाया, उसको चंडीगढ़ में किसी क्रॉस रोड्स पे पकड़ा हुआ दिखाया। ये गुरु जी की महिमा है। हमारा नाम ना किसी ने हमारे को पूछा उसके बारे में, ना कोई हमारी पूछताछ हुई। मैं अपना पूरा 1 महीना वहां रह के हम लोग वापस आए, किसी ने ना टेलीफोन किया, ना आने के बाद किसी ने कुछ पूछा। उनको पकड़ के ले गए थे, वो और बात है, वो भी बाद में बरी हो गए 7-6 महीने में। लेकिन हमारे को किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना हमारे पास कोई आया। ये इतनी बड़ी चीज हो जाए और आपको कुछ ना हो, कौन करा सकता है? सिर्फ शिव जी करा सकते हैं, भगवान करा सकते हैं। क्या आपके घर से पकड़ा जाए और आपके ऊपर कोई पूछताछ नहीं हो, कुछ भी ना। गुरु जी हमेशा अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते थे। आप सब जानते हैं, पुरानी संगत तो अच्छी तरह जानती है, नई संगत को भी मालूम, पूरा ध्यान रखते थे। और उनको हमेशा यही होता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लेस करूं, ताकि वो अपना मेरा फायदा उठा सके इस जग में अवतार लेने का। अब
इसकी मैं मिसाल देता हूँ क्लेयर फार्म पे। जब वो फंक्शन था फौजियों, उन्होंने बोला फौजियों को करने के लिए, तो जनरल कपूर साहब को जिम्मेवारी दी थी, साथ में हम बाकी फौजी साथ में मिलकर करने के लिए। तो सब कुछ कर लिया, फैसला भी कर लिया किधर करना है, क्लियर फॉर्म पे करना है, सब कुछ गुरुजी ने अप्रूव कर दिया। तो तारीख ना बताएं गुरुजी। हमने बड़ा पूछा तारीख के लिए, कहते बताऊंगा। फिर उन्होंने बताया वो दिन 31 मेरा ख्याल दिसंबर, जबकि रात को सुनामी आया, वो दिन बताया उन्होंने कि उस दिन सत्संग होगा। और मुझे तो ये भी बोला कि तुम नहीं आना, तुम अपने साथ में अपने ससुराल वालों को भी लेके आना। कभी कभी आते थे गुरुजी के पास, कहते उनको भी लेके आना, बहुत ब्लेसिंग मिलनी उस दिन। हम सब गए। और आपको पहले भी संगत के सत्संगों में पता लगा होगा कि उस दिन कई लोग जो बैंकॉक जा रहे थे, जहां पे के सुनामी का पूरा जोर था, उनको भी गुरुजी ने जाने नहीं दिया। कहते जी टिकटें खरीदी, कहते कोई बात नहीं, टिकट खरीदी नहीं जाना। तो इतना गुरुजी केयर करते थे सबका, सबको संभाल के रखे। और वो सत्संग की डेट उन्होंने इसलिए फिक्स की कि उस दिन सारे इधर होंगे और किसी को भी सुनामी के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन में भी सत्संग हुआ केयर फार्म में। शाम को भी गुरुजी ने सबको बोला छोटे मंदिर में आना, वहां भी ऐसा। तो इस तरह गुरुजी ध्यान रखते थे हर एक चीज। हमने अमृतसर जाना था, तो अपने जलंधर वाला मंदिर नहीं देखा था। तो गुरुजी ने कहा भी था उसे जाओ कभी। पर ये भी हमें, जो हमारे से पहले संगत थी, उन्होंने बताया था कि गुरुजी के पूछे बगैर नहीं जाते होते, उनकी परमिशन लेके जाते हैं। तो फिर मैंने एक दिन गुरुजी को पूछा कि गुरुजी हम अमृतसर जा रहे हैं, तो हम आते जाते हैं जलंधर वाले मंदिर में मत्था टेकना है। कहते हाँ हाँ जाओ, जरूर जाओ। और हम गए। जिस दिन वहां गए तो सुदामा अंकल थे। सुदामा अंकल देखते कहते जनरल संधू, मैं क्या हाँ जी, पहले मिले नहीं थे हम। कहते गुरुजी का फोन आ गया था कि आप आएंगे, आइए। तो पूरा मतलब अपना सत्संग भी सुनाया, लंगर तो खैर करवाना ही था। तो ऐसे गुरुजी करते। और एट द सेम टाइम गुरुजी चेक भी कर देते थे अगर आप कोई गलती करो। तो यही मैं जलंधर मंदिर की बात बताता हूँ। दोबारा फिर हम एक बार अमृतसर जा रहे हैं, तो बुधवार को जा रहे थे। अभी गुरुजी तो बृहस्पति से मिलते थे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। बुधवार को गुरुजी से परमिशन कैसे हुई? हमने हमारा प्रोग्राम बना सोमवार संडे मंडे ट्यूसडे को प्रोग्राम बना कि जाना है, जरूरी जाना है। फिर हमने जी कोशिश की गुरुजी से परमिशन लेने की। वो जो गुरुजी के सेवादार हैं जिनके नंबर हमारे पास थे, जैसे जोशी अंकल, सिंगला अंकल, इनको हमने टेलीफोन किया कि भाई गुरुजी से पूछ दो कि हम उनके मंदिर चले जाए, परमिशन दे दें। वो कहते जी हम तो नहीं मिलते गुरुजी को सिवाय थर्सडे से पहले। तो बड़ा मैंने कहा कैसे करें? कहा चलो कोई बात नहीं, परमिशन नहीं मिली, चलते हैं। हम चले गए मंदिर जाने के लिए। जैसे ही हम जलंधर एंटर करने लगे, उसी टाइम इतनी जोर की बारिश आई, इतनी जबरदस्त बारिश आई कि वो आगे जो मेन सर्कल है जहां से जीटी रोड के लिए राइट टर्न करते हैं, वहां से जैसे ही आगे गए पानी ही पानी भरता गया। हमने जाना उधर से आगे जाके लेफ्ट टर्न करके गुरुजी के मंदिर के लिए जाना था। वहां उस रोड के ऊपर जो गुरुजी के मंदिर की तरफ जा रही थी, इतना पानी था कि आगे से स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी, उसके टायर नहीं दिख रहे थे पानी। और हम लोग होंडा सिटी में थे, तो कोई चांस ही नहीं था कि हम उधर जा सकते हैं। तो हमने कहा भाई कि नहीं जा सकते, गाड़ी मोड़ लो, वापस चलते हैं। तो गाड़ी टर्न कर ली और हम आगे अमृतसर के लिए चल पे। मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे, बारिश बिल्कुल बंद।
सूखी जमीन, उसमें बारिश पड़ी ही नहीं हमारे से पहले भी, और बिल्कुल आगे अमृतसर तक हमारे को सूखा रास्ता मिला। तो गुरु जी के परमिशन ना लेने की वजह से गुरु जी ने कहा ठीक है, जाओगे भी नहीं, तो उन्होंने हमारे को रोक दिया जाना। इस तरीके से गुरु जी कोई गलत काम करते थे तो उसके भी उनका तरीका था आपको रोकने का और करने का। गुरु जी तो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी उनका प्रेजेंस फील होता है। कई बार कभी खुशबू आ जाती है, कभी कोई छोटी छोटी चीजें जो रड़क रही होती है हमारे दिमाग में, उनको हल कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें, कई बार तो गुरु जी को माथा टेक के बोलते, गुरु जी आप इतनी छोटी छोटी चीजें भी हमारा ध्यान रखते, शुक्राना करते हो कि आपने इतनी छोटी सी बात के लिए भी आपने हमारी मदद। तो ऐसे थे गुरु जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी। अब मैं आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा इससे आगे वो अपना सत्संग सुनाए। जय गुरु जी। सबसे पहले सारी संगत को नया साल मुबारक। पिछला साल बहुत आसान नहीं गुजरा, सबके लिए स्ट्रेसफुल था और प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, पर फिर भी गुरु जी मेहर करते रहे, सब परिवारों पे मेहर करिए और अब भी मेहर बरसाते रहे नए साल में। तो गुरु जी का आपको बताया अंकल ने सफर हमारा शुरू कैसे हुआ। तो गुरु जी के पास आप पहुंच सकते हो तभी जब उनका हुक्म हो, उससे पहले नहीं। हम लोग चंडी मंदिर में पोस्टेड थे 97 में, और सुनते भी थे गुरु जी के बारे में, पर शायद गुरु जी का हुक्म नहीं था तो नहीं गए। इनके बड़े भाई जो मेरी बुआ के साथ मैरिड है, वो तकरीबन हमसे 10 साल पहले से जाते थे और वो बात भी करते थे, लेकिन नहीं हुक्म था शायद गुरु जी का उस टाइम, और शायद लाइफ भी स्मूथली चल रही थी तो कभी यूं जरूरत नहीं महसूस हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप गुरु जी के चरणों में, उनके कदमों में तब पहुंचते हो जब उनका हुक्म होता है। तो दिल्ली जब वो आए तो उन्होंने पता नहीं क्या दिल में मेरे आया, वो जा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी साथ चलूं, तो कहते हैं हाँ बेटा जरूर चलो। तो ऐसे हमारा सफर शुरू हुआ। एम्पायर एस्टेट में आपको मालूम है उस टाइम गुरुजी हुआ करते थे 2003 में। तो जैसे ही हम गाड़ी पार्क करते थे और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी सड़क हुआ करती थी, घूम के जाती थी गुरुजी के छोटे मंदिर तक। तो कई दफा ऐसे होता था गाड़ी पार्क करके और जैसे ही अंदर को चलना शुरू होते थे तो कदम तेज हो जाते थे कि बस जल्दी से बस पहुंच जाएं, उड़ के पहुंच जाएं गुरुजी के पास। तो जैसे जैसे पास आते थे तो गुरुजी की वहीं से रास्ते में से ही खुशबू आना शुरू हो जाती थी कई दफा। और शुरू में तो जब एंटर करते थे तो आपको पता है शक शुबे होते थे कि कहाँ अगरबत्ती है, कहाँ से खुशबू आ रही है। अब इतनी नासमझी थी कि ये मालूम नहीं था कि ये तो गुरुजी की मेहर बरस रही है, ये कोई अगरबत्तियों की खुशबू नहीं है। तो खुशबू से मुझे याद आया कि मेहर होती रही गुरुजी की, बल्कि कपड़ों में से भी घर जाके दुपट्टे में से खुशबू आती थी, कपड़ों में से खुशबू आती थी। तो ऐसे सफर चलता रहा। तो उस रिटायरमेंट के बाद जब हम घर आ गए तो मेरे को एक बात याद आती है फ्रेग्रेंस से कि गुरुजी का छोटा सा हमने कैबिनेट बनवाया जिसमें जो हमारी ट्रेजर्स हैं, जो गुरुजी के हाथ की दी हुई ट्रेजर्स हैं, वो हमने रखी हुई हैं। तो गुरुजी हमारी खुशकिस्मती के गुरुजी ने हमको जोड़े भी दिए और अपनी फ्रेम्ड फोटोग्राफ भी दी, गुरुजी का स्वरूप दिया, फोटोग्राफ तो नहीं कहूंगी,
अपना स्वरूप दिया, तो वो जो जोड़े थे उनको हम मैंने एक सिल्क के कपड़े में रैप करके रखती थी। तो उन उसकी सेवा जो है आज तक भी अंकल खुद करते हैं, मेरे हस्बैंड खुद करते हैं। तो एक दफा उन्होंने कहा कि ये जो कपड़ा है इसको धो लेते हैं, तो मुझे दिया उन्होंने। मैंने उसको खुद अपने हाथ से धोया और नॉर्मल डिटर्जेंट जो सर्फ होता है या उससे धोया और सुखा के उसको, और फिर किचन के साथ हमारा यूटिलिटी रूम है जहाँ पे कपड़े प्रेस करते थे, तो वहां मैं खुद ही ये सब करना चाह रही थी। तो साफ शीट बिछा के और मैं गुरुजी का जो वो कपड़ा है उसको प्रेस करने लगी हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रेस ऊपर रखी तो इतनी जबरदस्त खुशबू, जैसे कि उसमें किसी ने परफ्यूम की बोतल ही उल्टा कर दी हो। तो मैं हैरान, आई मीन एकदम से मुझे इतना खुशी और इतनी वो हो रही। और किचन के दूसरी तरफ हमारा लड़का गोरखा बॉय होता था, खाना बनाता था, वो खड़ा हुआ है और मैं कहती हूँ छोटू जरा इधर तो आ, देख तो सही। तो वो कहता है मेम साहब मेरे को यहीं पे इतनी दूर से गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो इतनी उन्होंने मेहर करी। और हैरानी की बात ये कि उसी टाइम बेल बजती है और एक यंग मैन जो गुरुजी का भगत था वो आया, और वो बाहर की तरफ भी दरवाजा खुलता था। तो मैंने कहा राजा इधर आ जाओ, देखो देखो तो सही गुरुजी की कितनी मेहर हो रही है। तो हमें इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही, और वो आया तो कहता नहीं आंटी मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अपेरेंटली ही वो जरा परेशान था किसी बात से, अपने बॉस से उसकी कुछ उस दिन हुआ, तो वो परेशानी में था। तो उसको बिल्कुल भी गुरुजी की खुशबू नहीं आई, जबकि यहाँ इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही। तो गुरुजी की ये मेहर जो बरसती थी, ये बड़ी हैरानी की बात थी कि आप उनके पास भी जब बैठे हो, उनके प्रेजेंस में भी बैठे होते थे, तो किसी को वो खुशबू आ रही है और साथ जो बैठा है उसको नहीं आ रही। तो ये जो ब्लेसिंग्स थी उनकी, वो ही जानते थे कि किसको जरूरत है और किसको कब जरूरत है। तो मैं आपको अपनी पर्सनल हेल्थ इश्यूज के मैं दो आपको सत्संग बताती हूँ कि मेरे को मेनियस डिजीज था। वो आपके इनर ईयर के अंदर फ्लूइड ज्यादा होने से बहुत जबरदस्त चक्कर आते हैं और वो चक्कर बंद ही नहीं होते। तो वो तकलीफ मेरे को तकरीबन 18 साल से, जब मैं गुरुजी के पास 2003 में गई हूँ, तब 18 साल से मैं उससे सफर कर रही थी और किसी तरीके से भी वो उससे निजात नहीं पा रही थी, हालांकि सब तरह का ट्रीटमेंट करा चुकी थी। बस एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो लेने से थोड़ा सा वो जो चक्कर आना थोड़ा सा कंट्रोल में होते थे, पर जाते नहीं थे कभी भी। तो गुरुजी के पास हम आते थे, सत्संग सुनते थे और बहुत सारे सत्संग गुरुजी हमको सुनाते थे। और गुरुजी की इतनी मेहर थी कि उन्होंने हमको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन आने की इजाजत दी थी। तो बहुत से सत्संग सुने और उनसे बहुत कुछ सीखा और अंदाजा हुआ कि गुरुजी सब तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत बहुत बताती थी कि कभी उनके नाखून नीले हो जाते हैं, कभी उनके पाँव पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, कभी वो बहुत तकलीफ में रहते हैं, खून की उल्टियां तक करते हैं। तो ये सब बातें सही थी। तो ये सब देख के तो अपने गुरु को तकलीफ देने को बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे। तो मैंने गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम कभी
अपने मुंह से उनसे कहा नहीं। और एक दफा मुझे वो अटैक शुरू हुआ, तो तब तक पता था कि अब हम गुरुजी की शरण में हैं, अब हमें कुछ डरने की बात नहीं, अब हमारी प्रॉब्लम्स हमारी नहीं है। तो मैंने चुपचाप विदाउट उनसे नहीं कहा, पर चुपचाप घर में ही प्रार्थना करी कि गुरुजी, मैं इतने सालों से ये दवाई वाई खा रही हूँ, कुछ असर होता नहीं, अब मैं तो ये दवाई फेंक रही हूँ, अब आप मेरे डॉक्टर हैं, आप सही करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक, पर मेरे डॉक्टर आज से आप। तो जैसे ही मैंने ये किया, मेरा वो जो चक्करों का सिलसिला था वो इतना जबरदस्त हो गया कि कभी उतनी इंटेंसिटी से कभी नहीं हुआ था। तो गुरुजी को तो हम अपना दिल में उतार चुके थे, तो फैसला भी उतना ही पक्का था। बहुत मेरे हस्बैंड भी मेरे को बोलने लगे कि ये मत करो, अपनी इतनी तकलीफ में मत जाओ, गुरुजी तो है ही, दवाई खा लो। लेकिन मेरा जो सोच मैंने पक्की कर ली थी कि अब गुरुजी ठीक करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो वही हुआ। जबरदस्त चक्कर मेरे आते रहे, और मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखूं और मैं कहूं कि नहीं गुरुजी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, तो चलता रहा ये। और एक दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है कि मेरे सामने बहुत बड़ा ऊंचा शीशा है, लाइफ साइज शीशा है, और उसमें पहले तो मुझे गुरुजी की शक्ल नजर आती है, फिर मैं देखती हूँ कि पूरे के पूरे गुरुजी जो हैं वो उसमें खड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने साइडवेज टर्न किया और अपना हाथ अपने सर के पीछे थोड़ी दूरी पे रखा और घुमाने लगे उसको, सिर को पीछे, अपने सिर के पीछे घुमाने लगे। एंड बस वो मेरा ड्रीम था, और चक्कर मेरे चलते रहे। तो सडनली उससे कुछ दिन बाद मैं सुबह उठती हूँ। सुबह तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती थी कि मैं इतना डरते डरते सिर हिलाती थी कि जैसे ही मैंने सिर हिलाया मेरी पूरी दुनिया घूमने लगेगी। पर उस दिन मैं हैरान रह गई कि उठी मैं फ्रेश एज अ डेजी, मुझे समझ में नहीं आया कि वो सब गया कहाँ। मैंने धीरे धीरे डरते डरते सिर हिलाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अच्छे से सर हिलाया, कुछ भी नहीं हुआ। और बस वो दिन है। और उसके बाद गुरुजी ने इतनी मेहर कर दी, और ना मेरी गुरुजी से बात हुई, ना मैंने उनसे कहा, और देखिए कितनी मेरे ऊपर उन्होंने मेहर कर दी। तो उससे मेरे ख्याल कुछ महीने बाद मेरे को जब बैठे बैठे गुरुजी ने कहा चल तू अपना सत्संग सुना, जो नीचे बैठे हुए थे मेरे पास। तो मैं जैसे उनको सुनाने लगी, ये मैंने देखा कि गुरुजी जब भी किसी से सत्संग सुनवाते थे ना, तो उनका पूरा इंटरेस्ट उन जो बोल रहा होता था उसमें होता था। शायद वो ब्लेस ही कर रहे होते थे उनको भी और सुनने वालों को भी। तो गुरुजी पूरे इंटरेस्ट से बात सुनते थे। तो जब मैंने ये वाला सत्संग सुनाया और मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपसे कहा भी नहीं और आपने मेरे ऊपर मेहर कर दी, तो कहते हैं अगे अगे वेखो की हुंदा है। तो वही बात है, आज तक उनकी मेहरें इतनी है हमारी लाइफ में, इतनी ज्यादा है कि उनकी प्रेजेंस हम बस घर के एक एक सदस्य मानते हैं। बच्चे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन तक उनकी प्रेजेंस मानते हैं, और उनकी इतनी मेहर है कि घर में सुख शांति है और तंदुरुस्ती है, और चाहिए भी क्या, है ना। गुरुजी हमारे साथ है, हमारे सर के ऊपर उनका हाथ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये तो सबसे बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। बल्कि जब से गुरुजी के चरणों में आए कभी यूं महसूस ही नहीं हुआ कि हम
किसी चीज से डर जाएंगे या घबरा जाएंगे। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, पर इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है हमारा कि हमें पता है कि ये छोटे मोटे ये गुरुजी अपने आप जो जैसे, और यही कहते हैं हम गुरुजी को, ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम हटा दो, हम कहते हैं गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपकी तकलीफ है, हाँ हम तकलीफ में, आप जो सही समझो आप करो। अगर आप सोचते हो कि हमें तकलीफ में से गुजरना है तो फिर हमको थोड़ी शक्ति भी दो उसको बर्दाश्त करने की। और वही गुरुजी की मेहर है, ऐसा ही होता है। तो आपको अंकल ने बताया था एक्सीडेंट के बारे में हमारी कार के, वो मैं एक बार जा रही थी मोहाली की तरफ जीरकपुर से, और डिवाइडर खत्म होने वाला था जब एक लड़की मेरे लेफ्ट से आके स्कूटर से, सडनली शी टर्न राइट, यू नो शी वाज मेकिंग अ यू टर्न। तो मैं एकदम से ऊपर बोर्ड पे देख रही हूँ और नीचे सामने देख रही हूँ, लड़की एकदम मेरे सामने। तो मैं उसको इतनी क्लोज थी डिवाइडर के, और इतना घबरा गई थी, सच्ची बात है, मुझे तो पता ही नहीं कि हुआ क्या। सडनली मैं राइट की तरफ उसको बचाते 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 आई वाज टोटली बिल्कुल सड़क के मैं राइट साइड में पहुंच गई, और नीचे गहरा ड्रॉप था, और उसको बचाते लेफ्ट हुई हूँ और जाके इलेक्ट्रिक पोल में राइट साइड का जो व्हील है वो इतनी जोर से लगता है कि पूरी गाड़ी वहां से अंदर केव इन कर गई कि तीनों पेडल्स नजर नहीं आते थे। मुझे नहीं पता मेरे पैर कैसे वहां से ऊपर हो गए और गाड़ी बिल्कुल अंदर आ गई और रुक गई। तो सडनली क्राउड इकट्ठा होने लगा। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की हालत देखी, उन्होंने सोचा कि इसकी तो टांगें गई। तो वो मुझे कह रहे हैं कि, और आपस में बात भी करेंगे, इसकी तो टांगें गई, ये तो मुझे कह रहे हैं कि आप ठीक हो? मैंने कहा कोई पानी लाया, कोई कुछ। तो मुझे कहें कि आप बाहर आ जाओ, और मुझे पता था कि मेरी टांगें कांप रही हैं, मैं बाहर निकलूंगी तो शायद खड़ी नहीं हो पाऊंगी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, एंड आई कॉल्ड माय ब्रदर, ही केम एंड ही टुक मी अवे। और तब इनका सर्जरी, छोटी सी माइनर सर्जरी थी, तो मैं वहीं से फिर हॉस्पिटल गई, और इनको उस दिन बताया भी नहीं हमने। तो गुरुजी ने इतनी कैसे हमारी रक्षा करते हैं, हमें खरोंच तक नहीं आने, आप यकीन नहीं करोगे, नॉट जरा सा भी कोई खरोच नहीं, कोई उसका कोई झटका नहीं, कोई बुरा असर नहीं। हाँ, गाड़ी तो का हुआ नुकसान, पर गुरुजी आपको कैसे बचा लेते हो। मैं तो सच्ची बात बताती हूँ कि इतनी जल्दी वो सब हुआ, मेरे को तो गुरुजी बचा लो तक का भी ध्यान नहीं आया, सब कुछ इतना जल्दी हुआ। पर वही बात है ना, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी खुद ही इतना ध्यान करते हैं। तो एक एक संगत का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई उनके स्पेशल है या कोई खास है, सिर्फ ये है कि हमें उनके ऊपर 100% जो फेथ रखना है और सरेंडर करना है, और उनकी शान में बस उनको याद करना है। और बताती हूँ कि हमको गुरुजी ने बहुत सीधे सादे तरीके बताए थे। नई संगत बहुत बार कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करना चाहिए, ऐसा करें वैसा करें, ऐसा करना गलत तो नहीं है, वैसा करना गलत तो नहीं है। गुरुजी ने बहुत सीधे सादे तरीके सिर्फ याद करने के बताए। वो कहते हैं कि सिर्फ याद करो, कोई आपको रिचुअल्स में पढ़ने, कोई उन्होंने रिचुअल्स को बढ़ावा नहीं दिया कभी भी, किसी किस्म के भी। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। अब सब तरह की संगत है, सब तरह के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं,
मैं देखती हूँ आजकल हर कोई अपने घर गुरुजी का सिंहासन लगाता है, बड़ी खुशी से लगाएं, जो कर सकते हैं क्यों नहीं, जरूर लगाएं। पर जो नहीं कर सकते वो ये महसूस ना करें कि हमने सिंहासन नहीं लगाया तो गुरुजी नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपना जो जो आपका कनेक्शन है वो डायरेक्ट रखें बिटवीन यू एंड गुरुजी। कोई तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए। वो तो यही बताते थे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आसन लगा रहे हैं गुरुजी का सिंहासन बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो ना कर पाए वो लिमिटेशन नहीं है। गुरुजी की कनेक्शन में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो गुरुजी नहीं आएंगे, या मैंने सत्संग नहीं रखा तो गुरुजी नहीं आएंगे। गुरुजी सत्संग में ही थोड़ा आते हैं आपके घर, वो तो आपके पास है, आपके साथ 24 घंटे आपके पास है, आपके दिल में है, उनका सिंहासन आपके दिल में है। सो कई बार ऐसा ख्याल भी ना लाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि लिमिटेशंस की बात, कि हम लोग गुरुजी के पास जाते कुछ टाइम, तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया था। और ये भी बताती हूँ कि हम लोग कैसे ये कितना सोचते हैं कि कोई क्या सोचेगा। आपका जो गुरुजी के साथ कनेक्शन है उसमें ना तो दुनिया आती है, ना लोग आते हैं, ना रिश्तेदार आते हैं। लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी। तो जब मैं गुरुजी के पास जाते थे, बहुत लोगों को देखते थे, उनके पाँव दबा रहे, उनका सर दबा रहे, उनके कंधे दबा रहे, उनके हाथ दबा रहे। तो एक दफा क्या हुआ, हम गए तो थोड़ा लेट थे, तो सेवादार ने मुझे वही गुरुजी के चरणों में ही बैठने के लिए कहा। तो आई वाज बहुत ही पास उनके मैं बैठी हुई थी। और अब टेंशन मुझे ये कि मैं देखती थी कि जो ज्यादातर जो बिल्कुल आगे बैठे होते थे वही उनके दबा रहे होते, और एटलीस्ट मैंने ऐसा देखा था। अब मुझे टेंशन ये कि गुरुजी तो मुझे बोलेंगे हाथ या पांव दबाने को, और यहाँ से पता नहीं कौन कौन बैठा है पंजाब की संगत, और पता नहीं जाके क्या क्या बात करेंगे। और कितनी गलत सोच थी कि ये भी मालूम नहीं था कि जब आप गुरुजी के चरणों में पहुंच जाते हो आपको सिवाय गुरुजी के कोई नजर नहीं आता। और वाकई ऐसा था, जितनी संगत होती थी कोई किसी की तरफ ध्यान देते हुए एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। सब लोग अपनी आंखें बंद करके, इतना वहां का इतना खूबसूरत माहौल जो आपकी रूह को टच करता था, रूह में वो शब्द उतरते चले जाते थे। सब लोग उस बहुत प्योर और अच्छे माहौल को, और गुरुजी की बहुत शक्ति वाला वो माहौल होता था कि सब अब उसको एंजॉय करते थे। तो मैं गुरुजी को वहां आंखें बंद करके, नीचे मुंह करके यही कही जा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज मेरे को पाँव दबाने को मत कह देना। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, बट प्लीज डोंट आस्क मी टू डू दैट। और गुरुजी ने नहीं कहा मुझे। तो बाद में जब ये समझ में आया कि गुरुजी अपने पाँव ठीक कराने के लिए थोड़ा दबाते हैं, या वो अपने उसके लिए थोड़ा दबाते हैं, वो तो आपकी पता नहीं क्या क्या कष्ट दूर करते हैं। अगर वो आपको अपनी प्रेजेंस में बैठने भी देते हैं या आपको टच भी करने देते हैं, तो पता नहीं क्या वो आपके पाप धो रहे हैं, आपके कर्म दूर कर रहे हैं, या कर्म हटा रहे हैं, या क्या आपका वो भला कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं बहुत दिल माने कि गुरुजी तो ना समझी थी, बेवकूफी थी। अब आप मेहर करो, कभी मौका दो, तो कभी मौका नहीं आया। मेरा जन्मदिन आया तो वो मेरे जन्मदिन की भी कंफ्यूजन रहती है कि 21 अक्टूबर है या 22 अक्टूबर है। तो 21 अक्टूबर को मैं बैठी वहां पे गुरुजी के आंखें बंद करके पास बैठी हुई थोड़ी दूरी पे, और यही कही जा रही हूँ कि गुरुजी आज तो मौका दे दो, आज तो मेरा जन्मदिन है। तो नहीं जी, कुछ नहीं, लंगर खाया, इजाजत ली, चले गए। और
अगले दिन 22 अक्टूबर, तो मैंने कहा बर्थडे तो शायद आज भी हो सकता है। तो मैं पर फिर मैंने उस बड़ा अपने आप को डांटा। मैंने कहा कि अगर मैं इस लायक होंगी तो गुरुजी मेहर करेंगे ना, पहले इतने इस लायक तो बने कि गुरुजी आपके ऊपर मेहर करें। तो मैंने माफी मांगी तहे दिल से। मैंने कहा गुरुजी वो माफ कीजिए, वो तो गलती थी, आप जो आपकी मेहर वैसे ही बरस रही, तो खाली इसी में तो मेहर नहीं है ना, मेहर तो आपकी है ही। तो आई थैंक्ड हिम विद ऑल माय हार्ट, और उनसे बहुत दिल से मैंने माफी मांगी। तो लंगर हुआ, लंगर के बाद आके फिर बैठ जाते थे, और छुट्टी तब होती थी जब गुरुजी का हुक्म होता था, तब हम वहां से हिलते थे। तो गुरुजी कहीं बाहर चले गए, वहां से वापस आए, आके उन्होंने अपने सिंहासन से कुशन उठा के और नीचे दीवार के साथ फेंका, और वहां बैठ के और कहते चल संधू आंटी, फिर चल पैरों की सेवा कर। सो इट वाज सच अ ब्लेस्ड डे फॉर मी। तो गुरुजी के मैंने बड़े दिल से और इतनी खुशी से चरणों की सेवा की, और बीच पे चाय प्रसाद आया, और शायद जिंदगी में मैंने पहली दफा वो रिफ्यूज करा, क्योंकि आई वाज नॉट, मुझे ये था कि ये मौका मुझे पता नहीं फिर कब मिलने वाला है। तो मैंने कहा आज तो जी मेरा प्रसाद मुझे मिल गया। तो गुरुजी ने भी स्माइल किया और उसको बोला ठीक है जाओ। फिर 1-1.5 घंटा, मुझे नहीं मालूम कितनी देर हो, पर उसके बाद जब हलवा प्रसाद आया तो मेरे को गुरुजी कहते हैं कि चलो फिर खाओ प्रसाद। और मेरे को ये भी कहते हैं कि संधू आंटी आज तेरी सेवा 10,000 अखंड पाठ के बराबर हो गई। तो बताओ ऐसी ब्लेसिंग्स, हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें हमारे गुरुजी ने इतनी इतनी बड़ी मेहरबानियां हमारे ऊपर की हैं। तो दैट, वो जो दिन है वो मैं बस रीलिव करती हूँ, और बहुत दफा मैं वो विजुलाइज करती हूँ कि गुरुजी के मैं पाँव जो है दबा रही हूँ। तो गुरुजी की तो इतनी मेहर होती थी, छोटी छोटी बात। और ये नहीं कि उनके ही, वो हर किसी को बहुत स्पेशल महसूस कराते थे। जो भी उनकी संगत में होता था, चाहे वो किस स्ट्रेटा का है, वो किस मजहब का है, वो उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, तो सबको बराबर स्पेशल महसूस कराते थे, बहुत स्पेशल महसूस कराते थे। तो छोटी छोटी आपकी वो जो फरमाइशें वो पूरी करते थे। तो हम लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ आ गए, फिर भी गुरुजी का हुक्म था कि जब भी आओ 4 दिन के लिए आओ। तो हम लोग गए, फ्रेंड्स के पास रह रहे थे, उनकी गाड़ी हमने बोरो की और गुरुजी के पास पहुंचे। तो गाड़ी में उनकी छोटी सी फोटो लगी हुई थी, स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, सॉरी। तो पहुंचे, तो जैसे मत्था टेका और बैठे, तो सेवादार कहते हैं कि पुरानी संगत ऊपर। तो आई वाज, बड़ी मुझे धक्का सा लगा कि इतने देर के बाद, महीने के बाद गुरुजी के पास आए हैं और देखने को नहीं मिलेंगे ऊपर पहुंच के। तो वहां ऊपर बैठे भी मैं बच्चों की तरह ना बड़ी परेशान सी कि ना तो गुरुजी नजर आ रहे हैं, ना उनकी कोई बात सुन रही है। तो हुक्म था उनका, और सेवादार का हुक्म हम गुरुजी का हुक्म मानते थे। तो बैठे रहे, लंगर हुआ, बात नहीं, नीचे आ गए थोड़ी देर, और फिर अगले दिन फिर आना था। तो मैं तो सारे रास्ते गुरुजी से बच्चों की तरह झगड़ा करते चली गई, और झगड़ा करते ही आ गई कि गुरुजी आज मैंने कोई नहीं ऊपर ऊपर जाना, ऐसे आपने बिठा दिया हमको, मैं तो आपके पास बैठूंगी।
तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, वो गुरुजी की फोटो के साथ ही मैं ये सब करती आ रही थी गाड़ी में, गुरुजी के स्वरूप के साथ ही। तो जैसे ही मत्था टेका तो कहते हैं जा फिर, जैसे उस बात का जवाब दे रहे थे, चल जा फिर, बैठ जाए थे। तो दैट वाज सो स्वीट। गुरुजी इतनी अच्छी भोली भोली बातें और इतने प्यार से आपको इतना वो छू लेते थे कि आप सोचते रह जाते थे कि गुरुजी इतना इतना लविंग उनका एक्सप्रेशन और इतना स्पेशल महसूस करा देते थे, और हर किसी को, हर किसी को। सो ऐसे गुरुजी की जो इट्स नाउ 1 hour, आई फील आई शुड वाइंड अप। तो आंटी हमारे पास टाइम है, प्लीज और भी सत्संग शेयर कीजिए आई लव टू, प्लीज। हाँ जी। तो मैं बताती हूँ, मेरी एक और कंडीशन थी, सडनली डेवलप हुई जब मैं वहाँ पे दिल्ली में ही थी, आई थिंक 2004 में। तो मेरी आंखों में तकलीफ शुरू हो गई सडनली, एक कंडीशन जिसको कोरोडाइटिस बोलते हैं। तो उसमें रेटिना जो है होता है आपका, अंदर की तरफ से इन्फ्लेमेशन हो जाती। तो मैं हैरान कि ये कहाँ से एकदम से आ गई प्रॉब्लम। वो चेक कराया तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, और उससे पहले हमको चेक करना होगा, आपका टीबी का टेस्ट होगा। तो वो जो आपके अंदर लेटेंट टीबी होती है, वो कई बार स्टेरॉइड्स लेने से वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उन्होंने वो टीबी का टेस्ट किया, तो वो पॉजिटिव। वो उससे मुझे और परेशानी हो गई कि ये क्या, सडनली आउट ऑफ द ब्लू ये दो दो मुसीबतें कहाँ से आ गई। तो वो आंखों का मेरा हालत काफी खराब होती चली गई, और ये काफी प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, और कहते हैं कि इसका इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो आंखें खराब हालत में होती थी, लेकिन फिर भी गुरुजी के पास हम पहुंच जाते थे। लेकिन गुरुजी से हालांकि डर भी आता था इस हालत से, लेकिन गुरुजी से मांगने की हिम्मत या उनको बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो वो मेरी हालत सी देख के एक लेडी, वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने देखा और कहते हैं क्या हुआ है। तो मैंने उनको बताया, तो कहते बताओ ना गुरुजी से, चलो। मैंने कहा नहीं, गुरुजी को नहीं बताऊंगी। गुरुजी तो कहते हैं मन्नो, मंगो नहीं मन्नो। सो उनको पता है, वो सब जानते हैं, उनसे क्या बात छुपी है। तो कहती नहीं नहीं बताओ जाके, मैं बताती हूँ। तो शी वेंट एंड स्पोक टू हिम। तो मैं अंदर अंदर खुश भी कि चलो, यू नो, बेईमानी से बात नहीं आते, सोच लिया कि चल मैंने तो नहीं बताया गुरुजी को, पर गुरुजी तक बात पहुंच गई है। हालांकि ये भी मालूम है कि गुरुजी वैसे ही जानते हैं। तो जैसे ही जाने लगे, मैंने मत्था टेका और मैं गुरुजी की तरफ देखूं कि गुरुजी अब तो कुछ बोलेंगे, उनको पता है। तो गुरुजी चुप गुरुजी भी करते होते हैं पूरा टेस्ट, आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बोलते हैं ना मैं नींबू की तरह निचोड़ूंगा। तो कुछ भी नहीं बोले। तो जब मैं उनकी तरफ देखी चली गई, तो उन्होंने कहा ये हिलने वाली नहीं है। तो कहते हैं हाँ की कहना है तेरा डॉक्टर। मैंने कहा जी, वो कहता है स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और टीबी भी पॉजिटिव है। कुछ नहीं, टीबी टू बी पॉजिटिव, लिया तू अपना फिरोजपुर वाला शहद। अब गुरुजी को ये तक मालूम था कि जो मेरे पास शहद है वो मेरे पेरेंट्स के फार्म से आता है। वो ऐसे ही आपको बातों बातों में ये सब बता देते थे कि आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, आपकी लाइफ में क्या होता है, आपकी सोच क्या चल रही है, आपको वो ऐसे ही वो बता देते थे। लेकिन तो अगले दिन मैंने लाई शहद और मैंने कराया उसको, गुरुजी के आगे किया, तो उन्होंने ब्लेस किया, कहते जा करता ब्लेस। सो वहां से इधर आ गए मैं, तो वो आंखों में
मुझे ध्यान नहीं मैंने शुरू तब वो कर लिया कि नहीं, क्योंकि हम लोग जल्दी से ही चंडीगढ़ आ गए थे। यहाँ आके क्योंकि मैं स्टेरॉइड्स लेना नहीं चाहती थी, और यहाँ आके हमारे बहुत अच्छी जान पहचान के डॉक्टर हैं, तो उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि आंटी प्रॉब्लम तो है आपकी अच्छी सीरियस और हालत खराब ही है। तो मैंने कहा मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहती। वो कहते हैं कि स्टेरॉइड्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, मैं बहुत माइल्ड सा हल्का डोज आपको देता हूँ, तो आप घबराओ नहीं, आप करो ये। तो मैंने उससे डरते हुए पूछ लिया, मैंने कहा कि स्टेरॉइड्स खाने भी थे और आंखों में भी मेडिसिन जो थी, अब मुझे नहीं ध्यान कि वो स्टेरॉइड्स ही होते हैं या क्या, व्हाटएवर, तो वो भी दिन में बहुत दफा डालनी थी। तो मैंने कहा मैं आंखों में शहद डाल सकती हूँ, तो वो उसकी शक्ल देखने वाली थी डॉक्टर की, वो सडनली कहता आंटी आप पढ़े लिखे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपको अंदाजा है आपकी आंखों की हालत क्या है, और आप शहद सोचा कैसे आपने। तो बस मैं चुप हो गई, मैंने उसको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मेडिसिन मैंने खाना शुरू किया और डालना भी शुरू करा। वो दिन में कोई 5-6 बार वो मेडिसिन डालनी होती थी, और बीच बीच में ही मैंने अच्छे से भर भर के गुरुजी का ब्लेस किया हुआ शहद डाला, जो जलता था, खूब खूब मिर्ची की तरह जलता था, क्योंकि हालत आंखों की बुरी थी। तो डाला मैंने खूब अच्छे से, और सेकंड थर्ड डे मुझे महसूस होने लगा कि आंखें क्लियर हो रही हैं। तो 5वें-6ठे दिन जब मैं उसके पास गई, डॉक्टर के पास, तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने आंखें टेस्ट करी तो कहता है आंटी डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? तो नो, डू यू बिलीव इन गॉड? तो मैंने कहा हाँ जी ऑफ कोर्स। तो कहता है कि आपकी जो आंखें, एग्जैक्ट वर्ड्स कि दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। कहता है कि मैंने इतनी जबरदस्त हीलिंग कभी नहीं देखी, और कहता है मैं यही दवाई सबको यही देता हूँ, बल्कि मेरे पास एक लड़की आती है, उसकी आंखें तो बहुत कम खराब हालत है उसकी, और उसको मैंने डोज भी स्ट्रॉन्गर दिया है, और उसकी कोई खाली 5-10% हीलिंग मुझे फर्क नजर आया 3 महीने के बाद। तो कहता आपकी तो 5-6 दिन में आंखें ऐसे क्लियर हो गई हैं, ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, उसने कहा। तो मैंने फिर भी उसको गुरुजी के बारे में नहीं बताया, और मैं उसका क्रेडिट उससे नहीं लेना चाह रही थी। गुरुजी तो हमारे हैं, वो तो जानते ही हैं, और हमें पता है कि हमें कौन हील करता है और हमारे ऊपर कौन इतनी मेहरबानियां करता है। बट एनीवे, सो वो देखिए गुरुजी की मेहर। और सो ऐसे गुरुजी की मेहरें होती रहती थी, और ऐसा नहीं कि अब नहीं होती। अब वो लाइफ इतनी स्मूथली चलाते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं यूं हल करते हैं। और आपको बहुत, मैं बताती हूँ कि मुझे तो यूं महसूस होता है जब से गुरुजी के शरण में गए कि हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन है। हम जब बच्चे होते हैं तो हम अपने माँ बाप को अपना सब कुछ समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होने देंगे। बड़े हो जाते हैं तो फिर हम थोड़े ये हो जाता है ना कि यतीम से हो गए। लेकिन गुरुजी के वहां होने से इतनी जबरदस्त प्रोटेक्शन हम अपने इर्द गिर्द और अपने ऊपर मानते हैं कि हमें हमें डर नहीं आता किसी चीज से। परेशानी जरूर होती होगी, लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सहारा महसूस होता है कि गुरुजी कभी कुछ होने नहीं देंगे। सो इफ यू वांट आई कैन स्टिल कैरी ऑन। प्लीज आंटी, प्लीज और शेयर कीजिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ठीक है, हमें नजर नहीं आते, हमें आंखों से ओझल है, बहुत उनकी मिस करते हैं, बहुत
ज्यादा उनकी याद आती है और उनको मिस करते हैं, और वो दिन मिस करते हैं जो इतने खूबसूरत होते थे कि वो माहौल हम कभी ला ही नहीं पाते अपनी सोच में भी, जो गुरुजी के साथ होता था। तो एक दफा हम गुरुजी की महासमाधि के बाद गुरुजी गए तो वी वर ऑल डेवस्टेटेड। हम लोगों को बहुत जबरदस्त वो धक्का था हमारे लिए। पहली बात तो हम यकीन ही नहीं कर रहे थे कि गुरुजी को कुछ हो जाएगा। जब सुन भी लिया कि वो चले गए, हमने कहा वो तो लोगों को जिंदगियां देते हैं, कितने हमने सुन रखा कि जान फूंक देते हैं लोगों में, खत्म हुए लोगों को उन्होंने जिंदा किया है, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। पहली बात तो यकीन ही नहीं करा कि उनको कुछ हो सकता है, बल्कि मुझे याद है जैसे ही पता चला, भागते हुए पहुंचे यहाँ से और गेट एंटर कर रहे हैं, तो मैंने इतना मुझे यकीन कि अब तो जब तक हम पहुंचे वो तो उठ के बैठे होंगे। तो गेट पे वो जो सेवादार यंग मैन खड़े थे, मैंने कहा उसकी तरफ देखा और मैंने कहा गुरुजी। कहता हाँ जी, निराश था खड़ा हुआ। मैंने कहा कहाँ है? तो ही गेव मी सच अ लुक कि ये लेडी क्या बात कर रही है, इसको या तो पता नहीं। कहता अंदर ही लेटे हुए हैं। तो मुझे तब भी यकीन नहीं था कि गुरुजी चले गए। तो वो बहुत बुरा टाइम था। वो जो अभी भी जो वहां पे एक शब्द जो वहां पे लगातार चल रहा था, वो मैं आज भी नहीं सुन पाती। वो आई एसोसिएट दैट विद दैट हॉरिबल मोमेंट कि गुरुजी नहीं है और वो शब्द चल रहा है, वो मैं आज भी नहीं सुन पाती हूँ। वो कभी कहीं सुनती हूँ तो मैं परे हो जाती हूँ या मैं चली जाती हूँ वहां से। तो गुरुजी के जाने के काफी देर बाद हम लोग गए नहीं, वहां गए ही नहीं, हमारा नहीं दिल मानता था जाने को दिल्ली। तो जब गए तो फिर हमारी एसोसिएशन जो थी एम्पायर स्टेट में हमने जाना शुरू किया था, तो हम लोग वहीं गए पहले। तो वहां गए तो कुछ लोग थे, वहां संगत थी, तो बैठे, दिल बहुत उदास, और शब्द कीर्तन चल रहे थे। और फिर लंगर हुआ। लंगर के बाद हम लोग बाहर गए और वहीं पे बैठे ये सोच रहे हैं कि हम तो गुरुजी की इजाजत के बगैर कभी गए ही नहीं थे, तो आज हमें इजाजत कौन देगा। बाहर हाथ धोने गए, वापस आके बाहर जब हाथ धोने गए तो वहां कुछ संगत खड़ी थी, कुछ लोग, तो उनसे बात करने लगे। तो वो कहते चलो ना अंदर बैठ के सत्संग करते हैं। तो हम लोग अंदर आ गए, अंदर आके बैठ गए और सब लोग अपने सत्संग सुनाने लगे। और सडनली जो माहौल था वो मेलनकली से चेयरफुल होता चला गया, क्योंकि सब लोग अपने बड़ी खुशी के सत्संग शेयर करने लगे। कुछ बच्चों ने अपने सत्संग शेयर किए, कुछ लोगों ने करे, और सब लोग दायरा बना के बैठ गए, लेडीज अंदर वाले सर्कल में, जेंट्स बाहर। बड़ा अच्छा सा माहौल वहां, जैसे फैमिली मेंबर सारे नहीं बैठते हैं वैसे बैठे, और सब लोग अपने अपने खुशी के सत्संग सुनाने लगे। तो थोड़ी देर के बाद किसी ने घूम के देखा तो गुरुजी का जो कमरा है उसके पास जो उनका स्वरूप रहता था बड़ा, तो सडनली दिस इट क्यों उसमें देखो अमृत आ रहा है। तो सब लोग उठ के उधर गए, देखा वाकई ऊपर से फोटोग्राफ में स्वरूप में शीशे और जो पेपर था उसके बीच में से अंदर की तरफ अमृत जो था वो धीरे धीरे मॉइस्चर आते आते और नीचे आने लगा। So that was such a beautiful moment for everybody। और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। अच्छा, हाँ, पेंटिंग थी जो जिसमें वो अमृत नीचे नीचे आने लगा।
तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि देखो ऐसे ही घबराते हो और परेशान होते हो, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो इधर ही हूँ, तुम लोगों के दिल में हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूँ. So that way Guruji was great, is great, he'll always be great. तो गुरुजी की मेहरें जो है वो हमेशा हमारे साथ हैं, सारी संगत के साथ हैं. तो आई थिंक विद दैट आई विल बेग लीव. तो सारी संगत को बहुत बहुत प्यार और गुरुजी मेहर करें सबके ऊपर. जय थैंक यू. जय गुरुजी.